नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 89वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम दक्षिणी अफ्रीका का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं। दक्षिणी अफ्रीका का जो सामान्य परिचय है, उसकी स्थिति विस्तार के बारे में हमने पढ़ लिया था। कौन से अक्षांशों में, जैसे कि दक्षिणी अफ्रीका के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 24 से 34 डिग्री के बीच में इसका अक्षांशीय विस्तार है, और 16 से 32 डिग्री के बीच में इनका देशांतरीय विस्तार है। वो 16 से 32 डिग्री इसका देशांतरीय विस्तार है। क्षेत्रफल 12,19,090 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है, जो कि कुल जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके 4% भाग पर ये फैला हुआ है। तो सामान्य से परिचय, इसकी सामान्य जानकारियां हैं वो हमने पढ़ ली थी। अब बारी आती है उच्चावच की, या धरातल। यहाँ के प्रमुख उच्चावच एवं धरातल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दक्षिणी अफ्रीका का जो भूआकृतिक स्वरूप है वो विविधतापूर्ण है, और सामान्यतः यहाँ का जो धरातल है वो पठारी है। भूआकृतिक स्वरूप कैसा है? विविधता पूर्ण। यहाँ का भूआकृतिक स्वरूप है वो कैसा है? विविधतापूर्ण है। अधिकांश भाग पठारी है। अधिकांश भाग कैसा है? पठारी भाग यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। अफ्रीका का जो मध्यवर्ती भाग है, ये लगभग पूरा का पूरा भाग कैसा है? पठारी भाग है। कौन कौन से क्षेत्र में कौन सी विशेष चीज़ें हैं वो देखते हैं हम इसमें। अधिकांश जो धरातल है वो सागर तल से 1000 मीटर ऊंचा है। अधिकांश धरातल 1000 मीटर ऊंचा। तो ज़्यादातर जो भाग है वो जो सागरीय तल है, जैसे कि ये जो भाग है दक्षिण का, ये सागर तटीय भाग है, और यहाँ से ये लगभग क्या है? सागर तल से 1000 मीटर ऊंचा इसका अधिकांश भाग है। यहाँ की जो प्रमुख विशेषता है, यानी अफ्रीका की एक विशिष्ट धरातलीय विशेषता हम कह सकते हैं, या विशिष्ट धरातलीय आकृति है, वो कहते हैं ग्रेट स्कार्पमेंट। विशिष्ट धरातलीय आकृति जो है वह है बृहत कगार। ग्रेट स्कार्पमेंट, जो कि यहाँ की विशिष्ट धरातलीय स्थलाकृति है। ये जो वृत्त कगार है ये इसकी विशेष स्थलाकृति है, जो दक्षिणी अफ्रीका का जो पठार है उसको सीमांत प्रदेश से ये क्या कर देती है? अलग कर देती है। बृहत कगार यह दक्षिण अफ्रीका पठार को सीमांत प्रदेश से अलग करती है। सीमावर्ती जितना भी प्रदेश है उससे अलग क्या करती है? ग्रेट स्कार्पमेंट या
जो बृहत कगार है वो इसको जो सीमांत प्रदेश है उससे अलग कर देती है। तो जो ग्रेट स्कार्पमेंट है वो एक ऐसी स्थलाकृति है जिसका जो अधिकांश भाग है उसका निर्माण कारू चट्टानों से हुआ है। ग्रेट स्कार्पमेंट के अधिकांश भाग का निर्माण कारू चट्टानों से हुआ है। और ये जो भाग है, यानी ये इसके बाहर का जो भाग पठारी भाग हम बनाएंगे, उसके आसपास में ये पूरे अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में ये फैली हुई हैं, जो कि इसके पठारी भाग को सीमांत प्रदेश जो है उससे अलग कर देती है, उससे विच्छिन्न इसको कर देती है, जो पठारी भाग है उसको। तो ये जो बृहत कगार है ये इस तरह से पूरे भाग में एक प्रकार से हम कह सकते हैं फैली हुई है। ये बृहत कगार के रूप में, ये कारू चट्टानी प्रदेश एक बीच में पेटी के रूप में फैला हुआ है। इसके बाद में ये जो पतला एक पट्टी बनती है वो कौन सा भाग बनता है? ये तटीय भाग, या इसको हम कह सकते हैं सीमांत भाग का निर्माण होता है। और बीच में ये जो भाग रह जाता है ये किस प्रकार का भाग है? ये दक्षिणी अफ्रीका का पठारी भाग है। अब इसका जो विस्तार है, यह दक्षिणी अफ्रीका पठार को क्या उसके सीमांत प्रदेश से अलग करने वाला, इसको हम एक भुजा कह सकते हैं, इसको हम एक बाहुकूट भी कह सकते हैं, जो कि दक्षिणी अफ्रीका का जो पठार है उसको इसके सीमांत प्रदेश से क्या कर देता है? अलग कर देता है, विच्छिन्न उससे कर देता है। जैसे कि किनारे वाला जो भाग है, ये तटीय भाग जो हमने लिखा, ये लगभग 200 मीटर से क्या है? नीचा है। अब 200 मीटर से नीचा ये सीमांत प्रदेश है। और ये जो अधिकांश भूभाग हमने देखा अफ्रीका का, वो क्या है? 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचा है अधिकांश भाग जो है। तो आसपास के क्षेत्र से इसको ये क्या है, जो कारू प्रदेश है या जो बृहत कगार है या द ग्रेट स्कार्पमेंट है, वो इसको अलग कर देता है अपने आसपास के क्षेत्र से। और ये है वो जो ज़ैम्बेज़ी नदी से प्रारंभ होकर के महाद्वीप के दक्षिणी किनारों को घेरता हुआ जो उत्तर में कुनेन नदी को पार कर गया है। तो ये ज़ाम्बेज़ी से प्रारंभ होता है और पूरा का पूरा एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि पूरा जो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है उसके जो नीचे का भाग है, जो नीचे वाला भाग है, उसको पूर्णतः ये क्या है, एक प्रकार से इन्होंने पूरा कवर किया है। ये ऑरेंज नदी से लेकर के उत्तर की तरफ लिम्पोपो जो नदी है, यहाँ पर ऑरेंज नदी और इधर लिम्पोपो, तो इनके बीच में एक लंबी पट्टी के रूप में ये फैला हुआ है, जो कि पूर्ण क्षेत्र को एक प्रकार से ये घेरे हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये जो बृहत कगार है, ये पूर्ण क्षेत्र जो है इसका अफ्रीका का, उसके जो पठारी भाग हैं अफ्रीका का, जैसे कि हमने देखा अधिकांश भाग पठारी है, और इस पठार को ये अलग कर देता है अपने आसपास के सीमांत क्षेत्रों से, ये अलग करने वाला क्षेत्र है। इसका जो सर्वोच्च क्षेत्र है वो है ड्रैकन्सबर्ग, जो कि समुद्र तल से 10 से 11 हज़ार मीटर की ऊंचाई पर है। सर्वोच्च क्षेत्र ड्रैकन्सबर्ग, ये इसका सर्वोच्च क्षेत्र है। अब
सर्वोच्च भाग इसका माना जाता है, जो कि समुद्र तल से 10 से 11 हज़ार मीटर बोल दिया था मैंने, सॉरी, फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 10 से 11 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है, मीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या है, 10 से 11 हज़ार फीट की ऊंचाई पर ड्रैकन्सबर्ग जो है वो इस सीमांत प्रदेश बृहत्कगार का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। अब ये जो ग्रेट स्कार्पमेंट है, ये दक्षिणी अफ्रीका के जो द्रातल हैं उसको 2 भागों में बांट देता है। दक्षिणी अफ्रीका के द्रातलीय भाग को ये 2 भागों में बांटता है, या रिलीफ जो है द्रातल जो है दक्षिणी अफ्रीका का, उसको 2 भागों में विभक्त कर देता है। एक पठारी प्रदेश है जैसे, और दूसरा सीमांत प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बृहत्कगार दक्षिणी अफ्रीका के द्रातल को 2 भागों में बांट देता है। अब 2 भाग कौन कौन से बनेंगे? पहला भाग है पठारी प्रदेश, और दूसरा जो भाग है वो सीमावर्ती अथवा सीमांत स्थल। पहला पठारी प्रदेश, दूसरा है सीमांत या सीमावर्ती प्रदेश। ये 2 भाग हैं वो मुख्यतः बंटते हैं अफ्रीका के द्रातल में। अब पठारी भाग मुख्यतः 2 पठारी भाग हैं, जैसे एक तो कालाहारी बेसिन तथा परिधि संबंधी उच्च क्षेत्र वाला है, कालाहारी मरुस्थल वाला क्षेत्र ये हो गया, और ये नामीबिया वाले मरुस्थल का क्षेत्र है, नामीबिया मरुस्थल वाला क्षेत्र। तो पहला भाग बनता है पठारी प्रदेश। नंबर 1 पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश जो है विशेषतः पूर्णतः पठार वाला क्षेत्र है। ये बीच का जो भाग हमने देखा ये क्या है, पठारी भाग है। कालाहारी बेसिन के अधिकांश जो भाग है उसकी ऊंचाई 3200 से लेकर के 6500 फीट के बीच में है। 3200 से 6500 फीट, 2 भाग इसमें बढ़ते हैं। तो इसमें पहला तो कालाहारी बेसिन वाला क्षेत्र, यानी जो उत्तर पश्चिम उत्तर वाला जो भाग है उसमें आ जाएगा सबसे पहले। तो इसकी ऊंचाई 3200 से लेकर के 6500 बीच के बीच है। इसके बाद ऊपरी भाग है वो रेत से घिरा हुआ है, जो कि परिधि संबंधी उच्च प्रदेश, इसको 6500 फीट से अधिक ऊंचा भाग है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये क्या है, हम साधारण सा ये कह सकते हैं कि इसको पठारी भाग या पठारी प्रदेश इसको हम कह सकते हैं। इसके अलग अलग भाग हैं वो बटे हुए हैं, कटा फटा है कुछ जगहों से, जिसमें विशेषतः अलग अलग जो श्रेणियां हैं वो बनती हैं, जिनमें बीच बीच में भाग जैसे ड्रैकन्सबर्ग है, या फिर जो कुछ नदियां हैं जैसे इसमें कोपका पठार है या ऑरेंज नदी है, विटवाटरसरैंड का जो क्षेत्र है वो आ जाते हैं इसमें। तो अलग अलग भाग हैं, जैसे केप पठार, यहाँ पर विट वाटर्स रेंट, ऑरेंज नदी ऊपर से ऑरेंज नदी, ये अलग अलग इसमें थोड़ी सी भिन्नताएं भी इसमें देखने को
मिलती हैं, कटे फटे भाग भी इसमें देखने को मिलते हैं। दूसरा जो भाग बनता है वह है सीमांत स्थल। ये जो किनारे वाले भाग हमने बनाए, एक तो इसमें कौन सा प्रदेश आ जाता है, कारु प्रदेश या कारु चट्टानी प्रदेश है, दूसरा है ये सीमांत प्रदेश। तो इसको पूरे को क्या मान लिया गया है, सीमांत प्रदेश। नंबर 2 सीमांत प्रदेश। ये ऊंचाई भी इनकी समुद्र तल से ऊंचाई देखें तो इसमें काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कि 1500 मीटर से ऊंचा भाग, जैसे कि विटवाटरस्रैंड वाला भाग है, ड्रैकन्सबर्ग वाला भाग है, वो 1500 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। ये जो क्षेत्र है ये इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 1500 मीटर से अधिक, 1500 मीटर से अधिक ऊंचा प्रदेश है। इससे थोड़ा सा बाहर वाला जो प्रदेश जो है वो 1000 से लेकर के 1500 मीटर के बीच में है। ये वाला प्रदेश कितना है, इसकी इस पठारी प्रदेश की ऊंचाई है वो 1000 से लेकर के 1500 मीटर के बीच में इस प्रदेश की ऊंचाई है। अच्छा, सीमांत प्रदेश की बात करें तो उस कारु जो ग्रेट कारु प्रदेश है उसकी जो ऊंचाई है वो 200 से लेकर के 1000 मीटर है। ग्रेट कारु प्रदेश की 200 से 1000 मीटर ऊंचा प्रदेश है। इसके बाद में जो तटीय भाग, किनारे किनारे वाला जो भाग रह जाता है वो कितना है, 200 मीटर से कम ऊंचाई वाला भाग है। ये सर्वाधिक ऊंचा है जो कि 1500 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। फिर ये जो है ये 1000 से 1500 मीटर, और फिर जो सीमांत कारु प्रदेश जो है या कारु चट्टानी प्रदेश है उसकी ऊंचाई कितनी है, 200 से 1000 मीटर के बीच में। उसके बाद में जो सीमा या सागर तटीय जो भाग है, समुद्र तटीय जो भाग है वो 200 मीटर से भी कम ऊंचाई वाले भाग हैं। तो ये अलग अलग हमने इसमें 4 ऊंचाई की भिन्नता के प्रदेश इसमें पाए जाते हैं। अब इसके बाद में सीमांत प्रदेश में हम बात करें तो इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे पूर्वी सीढ़ी नुमा क्षेत्र, ये वाले भाग कौन से में आ जाते हैं, पूर्वी सीढ़ी नुमा क्षेत्र, ये तो आ जाएंगे पूर्वी सीढ़ी नुमा क्षेत्र में। इसके बाद में ये इधर वाले भाग आ जाएंगे पश्चिमी सीढ़ी नुमा क्षेत्र में। तो दो तो ये भाग हो गए, पूर्वी सीढ़ी नुमा क्षेत्र और पश्चिमी सीढ़ी नुमा क्षेत्र। उसके बाद में तीसरे भाग जो है वो आता है, पहला पूर्वी सीढ़ी नुमा केप श्रेणी वाला जो भाग है वो केप श्रेणी में आ जाएगा। नंबर 2 पश्चिमी सीढ़ी नुमा और नंबर 3 केप श्रेणी। तो ये सीमांत प्रदेश है, उसको अलग अलग 3 प्रदेशों में बांटा गया है, केप श्रेणियाँ तथा पश्चिमी सीढ़ी नुमा श्रेणियाँ। इस तरह से ये 3 सीमांत प्रदेश में पूर्वी सीढ़ी नुमा क्षेत्र, केप श्रेणी और पश्चिमी सीढ़ी नुमा क्षेत्र, इस तरह से अलग अलग भागों में इसको बांट दिया गया है। तो अब नीचे वाला जो भाग है विशेषतः दक्षिणी भाग, जैसे कि ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है, ये उत्तमासा अंतरीप। उत्तमासा अंतरीप अंतर्राष्ट्रीय जो जलमार्गों के नाम पढ़ते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण स्थान आता है उत्तमासा अंतरीप या केप मार्ग जो आता है उसका। तो ये जो क्षेत्र हैं ये इसके धरातल संबंधी विशेषताएं हमने देखी कि धरातलीय भाग है वो अधिकांशतः कैसा है, पठारी भाग है। जो मध्य का पूरा भाग है जो कि कारु चट्टानों के द्वारा या भृत्त कगार के द्वारा सीमांत प्रदेश से क्या होता है, अलग होता है। तो इसकी अलग अलग ऊंचाइयां हैं। अब जैसे कारु प्रदेश सीमांत प्रदेश है या जो भृत्त कगार प्रदेश है उसका सबसे ऊंचा स्थान है ड्रैकन्सबर्ग, जो कि जिसकी ऊंचाई है वो 10 से 11,000 फीट के बीच में है, जो कि सबसे ऊंचा स्थान है जो ड्रैकन्सबर्ग है या जो कगार है, ग्रेट स्कार्पमेंट जो है उसका सबसे ऊंचा भाग इसको हम कह सकते हैं। फिर इसमें अलग अलग पठारी भागों में जैसे ऊंचाई की भिन्नता है, विटवाटरस्रैंड वाला भाग है या केप पठार वाला भाग है, इसकी ऊंचाई क्या है 1500 मीटर के आसपास में है। इसके बाद में इसका जो बाहरी भाग है परिधि वाला
उसकी 1000 से 1500 मीटर ऊंचाई है समुद्र तल से। और फिर जो ग्रेट कारो प्रदेश है वो जो 200 से लेकर के 1000 मीटर ऊंचा है। और जो सीमांत प्रदेश रहता है या सागर तटीय प्रदेश है उसकी ऊंचाई 200 मीटर से भी कम है। 2 भागों में धरातल को बांटा गया है, एक पठारी प्रदेश और दूसरा सीमांत। सीमांत प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, एक पूर्वी सीमांत सीढ़ीनुमा क्षेत्र, पश्चिमी सीढ़ीनुमा क्षेत्र, उसके बाद में केप श्रेणियाँ। ये 3 अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है। तो ये है अफ्रीका महाद्वीप का धरातलीय दक्षिणी अफ्रीका का धरातलीय स्वरूप। तो अधिकांशतः पठारी भूमि है जो बृहत कगार है उसके द्वारा सीमांत प्रदेश से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। यहाँ पर ये वाला जो भाग मरुस्थलीय भाग आते हैं 2 आसपास में, एक तो नामीबिया का मरुस्थल है, ये वाला जो भाग है ये कौन सा है, नामीबियन मरुस्थल। और ये वाला जो भाग है ये कौन सा मरुस्थल आता है, कालाहारी का मरुस्थल आता है। बाकी इसमें अधिकांश भाग कैसा है, पठारी भाग फैला हुआ है अफ्रीका महाद्वीप के। अब अगली जो टॉपिक आता है वह है यहाँ की जलवायु। तो किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु होती है, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति, वहाँ का जो धरातलीय स्वरूप है, उसकी अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति है, ये सारी चीज़ें किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। तो दक्षिणी अफ्रीका की जलवायु में विशेषतः अक्षांशीय स्थिति, स्थायी पवन की पेटियाँ हैं या ऋतुओं के अनुसार जो स्थानांतरण होता है पेटियों का, इसके अलावा उच्चावच है, पर्वतों की ऊंचाई है या समुद्र तल से ऊंचाई है, आदि अनेक भौगोलिक कारक हैं वो यहाँ की जलवायु के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो यहाँ की जलवायु में क्या विशेषताएं हैं, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, और वर्षा कितनी होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।